नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की शुरुआत करते हैं संसद के बजट सत्र के कार्यवाही के 7वें दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कल कुछ लोग उछल रहे थे, कल कुछ लोग बोल रहे थे तो पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था। कल नींद भी अच्छी आई होगी और शायद आज वो उठ भी नहीं पाए होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये हुई ना बात। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कुछ लोग कन्नी काट गए थे। एक बड़े नेता तो उनका अपमान भी कर चुके हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के संबोधन के कुछ वाक्य भी कोट किए और कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किसी को ऐतराज भी नहीं है, इसकी किसी ने आलोचना भी नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि किसी ने विरोध नहीं किया, सबने स्वीकार किया। इस पूरे सदन की स्वीकृति मिली। सदस्यों ने अपनी सोच के मुताबिक अपनी बात रखी। इससे उनकी समझ और इरादों का भी पता चलता है। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, वो भी आपको बता दें। इस बार मैं धन्यवाद के साथ साथ राष्ट्रपति महोदया जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। अपने विजनरी भाषण में राष्ट्रपति जी ने हम सबको और करोड़ों देशवासियों को मार्गदर्शन किया है। गणतंत्र के मुखिया के रूप में उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक भी है और देश की कोटि कोटि बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर भी। जनजातीय समुदाय के प्रति प्लीज नफरत भी दिखाई दी है प्लीज। और हमारे जनजातीय समाज के प्रति उनकी सोच क्या है। लेकिन जब इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गई तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था, जो सच, वो बाहर आके ही रह गया। ये खुशी है। ठीक है, बाद में चिट्ठी लिख करके बचने की कोशिश तो की गई है। इतनी बड़ी भयंकर महामारी, बटा हुआ विश्व, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है। कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जिस तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी एक ताकत दिखाई है, एक आधुनिकता की तरफ बदलाव किया है, पूरा विश्व इसका अध्ययन कर रहा है। मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली में था। डिजिटल इंडिया की चारों तरफ वाहवाही हो रही थी और बहुत क्यूरियोसिटी थी कि देश कैसे कर रहा है। कोरोना काल में दुनिया के बड़े बड़े देश, समृद्ध देश, अपने नागरिकों को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते थे, नोटें छापते थे, बांटते थे, लेकिन बांट नहीं पाते थे। ये देश है जो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में लाखों करोड़ों रुपए देशवासियों के खाते में जमा करवा देता है।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आयोजित संसद के दोनों सदनों में अडानी समूह को लेकर बवाल मचा हुआ है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कई आरोप लगाए। बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी बताएं कि आखिर उनके दोस्त ने ऐसा क्या जादू किया कि 8 साल में उनकी 13 गुना संपत्ति बढ़ गई। देश की संसद में इन दिनों राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आयोजित संसद के दोनों सदनों में अडानी समूह को लेकर बवाल मचा हुआ है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में पीएम मोदी पर निशाना साधा और आरोप भी लगाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ये बताएं कि आखिर उनके दोस्त ने ऐसा क्या जादू किया कि 8 साल में उनकी 13 गुना संपत्ति बढ़ गई। 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली है या जुमला बोली है, कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। वहीं दिल्ली मेयर चुनाव का मामला अब सर्वोच्च अदालत पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी की याचिका पर उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। एलजी ने मनोनीत सदस्यों को दी थी मतदान करने की अनुमति और आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने एलजी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एलजी को नोटिस जारी किया गया है। तो अब ये पूरा मामला, आखिर मेयर कौन होगा, ये पूरा मामला अब पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत को। हालांकि अदालत इस पर क्या फैसला सुनाएगी तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर उपराज्यपाल को इस वक्त नोटिस जारी कर दिया है। तो लगातार दिल्ली की जो लड़ाई है वो अभी खत्म नहीं हुई है और दिल्ली की लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होने वाली लग भी नहीं रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अब लड़ाई हो रही है कि आखिर मेयर कौन बनेगा, मेयर पद पे कौन बैठेगा। इसको लेकर के अब लगातार, जहां एक तरफ सदन में भी काफी हंगामा देखने को मिला था हमें, तो वही अब आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने एलजी के फैसले को ही चुनौती दे दी है सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली मेयर चुनाव के मामले में मामला जो है अब वो सर्वोच्च अदालत पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी की याचिका पर उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और अब देखना होगा कि एलजी कब इसका जवाब देंगे। तो दिल्ली में मेयर चुनाव का जो पूरा मामला है वो अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट से फैसला कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को नोटिस जरूर जारी कर दिया है। और अगली खबर रांची से, जहां 9 फरवरी को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मोहर। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग सकती है। रांची से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, 9 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की ये अहम बैठक होने जा रही है और 9 फरवरी को कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग सकती है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। देखना होगा कि आखिर किन फैसलों पर मोहर लगाई जाएगी कैबिनेट की तरफ से। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं झारखंड से। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक 9 फरवरी यानी कि कल होगी।
रांची के बाद अब अगली खबर है बिहार से, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के तहत 11 फरवरी को सासाराम आ रहे हैं। सीएम सबसे पहले विक्रमगंज के नोनहर गांव में ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे, साथ ही पंचायत स्तर पर चल रहे तमाम योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर भी कस ली है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी आयोजित की गई, जिसके बाद पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने बताया कि कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। मान सिंह और बाबू ये वीर कुंवर सिंह की कर्मभूमि जन्मभूमि है, शेरशाह की धरती है। हमेशा नीतीश कुमार जी जब आए हैं तो दुल्हन की तरह सज के तैयार रहता है उनका स्वागत करने के। इस बार भी पूरे रोहतास में चारों तरफ गेट और बैनरों से दुल्हन की तरह सजा के रोहतास अपनी मिट्टी पर भव्य स्वागत करेगा। बिहार में 1 नंबर रोहतास रहा है, 1 नंबर स्वागत में रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के लीडर हैं, देश के सर्वमान्य नेता में से हैं और हम लोग के तो भाई सब कुछ वही है। और जब वो आ रहे हैं तो पूरी पार्टी खुश है, पूरी पार्टी जश्न में है और सब जगह पर गेट बैनर वगैरह वगैरह की व्यवस्था की जा रही है और मुख्यमंत्री जी को पूरे कार्यकर्ता ताकत से उनका स्वागत करेगा, जोरदार स्वागत करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की आगमन 11 तारीख को समाधान यात्रा में कई जगहों पर है और उसके पार्टी के तरफ से चूँकि सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन आज पार्टी के सभी हम लोग विधायक और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अजय जी के और हम ये सभी माननीय विधायक डॉक्टर अशोक जी, वशिष्ठ जी, नागेंद्र चंद्रवंशी जी, ललन पासवान जी, हम लोग बैठ करके प्रकोष्ठ के भी साथी सब बैठे थे और किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वागत हो, कैसे हम लोग रिसीव करें, कहाँ पर हम लोगों की बोर्ड फ्लैग्स गेट बने, यानी पूरी तरह से इस जिला के आगमन पर उत्साहित होकर के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार बगहा पहुंचे, जहां बगहा वासियों को मिली नई सौगात का उन्होंने भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक प्रखंड मुख्यालय को नए आधुनिक भवन में शिफ्ट किया गया। इस दौरान प्रौद्योगिकी एवं सूचना केंद्र का ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने फीता काटकर भव्य शुभारंभ भी किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जन जन तक राज्य सरकार के विकास योजनाओं को पहुंचाने की बात कही। मंत्री ने बताया कि करीब 6 करोड़ से अधिक की लागत से नवनिर्मित भवन में पूरा ब्लॉक शिफ्ट किया जा रहा है। इस दौरान एडीएम राजीव कुमार के साथ एसडीएम डॉक्टर अनुपम सिंह व वाल्मीकि नगर के जेडीयू सांसद विधायक के साथ एमएलसी भी मौजूद रहे। पश्चिम चंपारण के बगहा अनुमंडल के बगहा 1 में आज आईटी भवन का शुभ उद्घाटन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लागत से इस भवन का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर जो हमारे सभी कर्मचारी होंगे, ब्लॉक के कर्मचारी होंगे, अंचल के कर्मचारी होंगे, प्रखंड के अधिकारी होंगे, अंचल के अधिकारी होंगे, बाल विकास परियोजना के होंगे, कल्याण विभाग के होंगे, यानी प्रखंड स्तर पर जितने अधिकारी होंगे सभी इसमें बैठेंगे, कर्मचारी बैठेंगे। वहीं छातापुर प्रखंड के ठूठी पंचायत के पूर्वी कोसी मेन कैनाल 76 आरजी के समीप पानी के दबाव के कारण ध्वस्त हुए एसएलआर पुल के पास चल रहे बांध मरम्मती कार्य का डीएम कौशल कुमार ने कार्यस्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान मौके पर त्रिवेणीगंज एसडीएम एसजेड हसन, सिंचाई अंचल सहरसा के अधीक्षण अभियंता श्रीकांत शुल्क, बीरपुर सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता मोहम्मद ताहिर हुसैन समेत ठूठी के जनप्रतिनिधि एवं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कार्यस्थल पर मौजूद इंजीनियर से डीएम ने चल रहे बांध की मरम्मती कार्य के बारे में बारीकी से जायजा लिया। तो वही बांध मरम्मती कार्य को जल्द पूर्ण कर आवागमन बहाल करने और नहर में पानी भी छोड़ने को कहा, जिससे किसानों को रबी फसल की सिंचाई में ज्यादा परेशानी न हो। तो वही मौजूद ग्रामीणों से भी पुल टूटने पर समस्या को भी सुना गया। मेन कैनाल पे 76 आरडी पे ब्रिज का ये स्केप चैनल का टूट गया था, जिससे
पानी जो एस्केप करके सुरसर नदी में जा रही थी। एस्केप चैनल का युद्ध स्तर पर मरम्मती शुरू कर दिया गया है इरिगेशन विभाग के द्वारा। हम समझते हैं कि 4 से 5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा और परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए भी हम लोग डिज़ाइन करके एस्टिमेट बना के हम लोग विभाग को भेज देंगे ताकि जल्द से जल्द सैंक्शन हो जाए। मेन कैनाल पे 76 आरडी पे आगे बढ़ेंगे। बिहार के औरंगाबाद जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस ने लंबे अरसे के बाद माओवादियों की इकोनॉमी पर करारा पहर किया है। पुलिस ने मदनपुर थाना के सुदूरवर्ती दक्षिण इलाके में करीब 10 एकड़ में हो रही अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है। पुलिस द्वारा बर्बाद की गई अफीम की फसल की कीमत 20 करोड़ आंकी जा रही है। इस प्रहार से नक्सलवादियों को तगड़ा झटका लगा है। आमदनी के एक प्रमुख स्रोत पर पुलिस के प्रहार से नक्सलियों की आर्थिक रूप से कमर टूट रही है। वहीं बिहार में जेडीयू के एमएलसी और बिहार के सबसे बड़े बालू कारोबारी के घर पर 2 दिनों से लगातार इनकम टैक्स की तरफ छापा चल रहा है। बताया जा रहा है कि पहले भी एमएलसी राधाचरण सेठ उर्फ शाहजी के घर पर छापेमारी की जा चुकी है। आरोप है कि उन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की और बता दें कि एमएलसी राधाचरण सेठ लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी माने जाते हैं और पिछले 2 दिनों से लगातार छापेमारी चल रही है। वहीं छातापुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज पंचायत की पूर्व मुखिया कुमारी कस्तूरी के 16 साल के बेटे अंकित कुमार की पूर्णिया में हत्या कर दी गई है। घटना को अंजाम देने के बाद उसके शव को फंदे से लटका दिया गया। लॉज मालकिन की सूचना पर टीओपी मधुबनी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मृतक छात्र के पिता संजीव कुमार भारती को मोबाइल पर इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जा में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शक के आधार पर 3 छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। आपको बता दें, पीड़ित पिता ने दावे के साथ बताया कि अंकित की हत्या की गई है, उसके हत्यारे को सजा दिलाई जाए। हम बोल रहे हैं कि बॉडी को टच मत करिए, जो जैसी स्थिति में है रहने दीजिए। हम लोग आते हैं, परिजन सारे हम लोगों की निगरानी में आप बॉडी को टच करिएगा। जो भी विधि व्यवस्था होगा वो करवाने का हम भी सहयोग करेंगे। घटना जो हुआ, लेकिन इसमें जो है गलत बर्ताव किए जो है प्रशासन और जो है रूम ऑनर। जो हमको सूचना 10 बजे मिला, लेकिन मेरे बच्चे के साथ जो है घटना 2 और 4 के बीच हुआ। दिन में जो दिन का खाना मेरा बच्चा बनाया और वह खाना खाते समय उनका हत्या किया गया। और हत्या करने के बाद इसमें 2-4 लड़के हैं, रूम ऑनर की मलकिनी हैं। हत्या करके जो है इनको फंदा पर लटका दिया गया। एसएचओ को हम बोल रहे हैं कि छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर में 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। 3 युवकों में से एक की मौत हो गई थी, जबकि 2 युवकों का पटना के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पूरी घटना का वीडियो वायरल हो चुका है, जिसके बाद घटना की वायरल वीडियो को देखकर एक खास जाति के लोगों ने घटना के आरोपी पति के घर और मुर्गी फार्म को आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने सक्रियता दिखाते हुए मांझी थाने के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। साथ ही घटना के कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। पीड़ित परिवार ने आम जनता से घटना को जातीय रंग नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आरोपियों के खिलाफ योगी मॉडल के तहत उनके घर को तोड़ने की मांग की है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? न्याय। प्रशासन का वादा था कि 48 घंटे के अंदर उन अपराधियों की गिरफ्तारी होगी जी, लेकिन अभी तक ढाक के 3 पात। और दूसरा डिमांड जो है, जो अभी 2 बच्चे रूरल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं जी। प्रशासन अपने खर्चे पे उनका इलाज कराए। का है कि हम लोग आर्थिक रूप से उतने सुदृढ़ नहीं हैं और रोज लाखों का खर्चा आ रहा है। आज 4-5 दिन से बच्चे वहाँ पे हैं और इलाज भी ऐसा हुआ कि शायद अगर ये हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं अगर नहीं हैं तो प्रशासन उनको बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में अपने खर्चे पे उनके जीवन को बचाए। आगे बढ़ेंगे। वैशाली के विदुपुर थाना क्षेत्र के रहीमापुर पंचायत वार्ड संख्या 8 में पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ। देवर ने लाठी से भाभी को मारकर गंभीर रूप से घायल किया। बता दें, इलाज के दौरान भाभी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी देवर को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
वहीं सीतामढ़ी पुलिस ने फेरी वाले की गला काटकर हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हत्याकांड से जुड़ी तमाम जानकारियां दी। एसपी ने बताया कि फेरी वाले दिनेश शाह की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। शव को रिंगा के खेरवा में फेंक दिया गया था। 1 महीने बाद पुलिस ने इस कांड में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 चाकू, 1 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और मृतक खून लगा टोपी बरामद हुआ है। एसपी ने बताया कि आपको बता दें कि मृतक दिनेश की पत्नी सविता के बयान पर ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया गया था। करके उसमें एफआईआर उसी समय दर्ज किया गया था। यह पहचान के क्रम में यह ज्ञात हुआ था कि उक्त व्यक्ति दिनेश शाह पिता जगदीश शाह हैं, जो कि कोट बाजार के रहने वाले हैं। उनकी गला काट करके हत्या की गई थी। छानबीन के क्रम में पुलिस को टेक्निकल जो साक्ष्य है उसके आधार पर तथा सूचना के क्रम में एक व्यक्ति के बारे में पता चला कि वो इस घटना में शामिल है, तो उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। पूछताछ के क्रम में उसका नाम बिट्टू कुमार पिता गगनदेव महतो बुलाकीपुर खैरवा का वह व्यक्ति था। पूछताछ के क्रम में उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की तथा साथ में ही घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी बताया और घटना क्यों की गई उसके संबंध में भी उसके द्वारा बताया गया। आगे बढ़ेंगे। अमृतसर के एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ मुलाकात की। जानकारी के अनुसार स्कूल की 10 छात्राओं का एक प्रतिनिधिमंडल इसरो श्री रिकोटा जा रहा है। इन छात्रों को सीएम मान ने प्रोत्साहित किया है। बता दें, सीएम मान ने कहा कि इसरो के सैटेलाइट में एक चिप श्री अमृतसर साहिब के स्कूल की बच्चियां अध्यापक साहिबानों की मेहनत के चलते लगाई गई है। पूरे पंजाब के लिए यह गर्व की बात है। बच्चों और अध्यापकों को श्री हरिकोटा आने के खर्च के तौर पर 3 लाख का चेक भेंट किया गया। भविष्य में और अच्छी करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया। वहीं सीएम भगवत मान ने कहा कि बच्चों के सपने पूरे करने के लिए हमेशा वो सहयोग करेंगे। वहीं फरीदाबाद में प्रथला के जाजरू गांव स्थित कंपनी के पेंट हाउस में अचानक से आग लग गई, जहां कंपनी में मशीन बनाने का काम होता था। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की तरफ से फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं रही। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी कोई पता नहीं चल पाया है। वही अब खबर मुंबई से है, जहां शिवसेना उद्धव बालसाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी के बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही चुनाव आयोग को फैसला लेना चाहिए कि मूल शिवसेना किसकी है। एक संसद में होती है, विधिमंडल में होती है और दूसरे रास्ते पे होती है। अब इनका जो कहना है, जो भगोड़े है उनका जो कहना है कि हमारे पास ज्यादा विधायक है, हमारे पास ज्यादा सांसद है, तो हम ही पार्टी है। ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसी लोग प्रजातंत्र हमारे देश में चलेगा तो कोई भी दुनिया में विश्व में नंबर 2 या 3 का जो उद्योगपति है वो सारे लोगों को खरीद कर प्रधानमंत्री बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये कोई राजनीति या प्रजातंत्र की बात नहीं होती है। और अगर मगर की बात अगर कहे तो समझ लो पल भर के लिए, जिसकी संभावना कम है कि चुनाव आयोग ने ये जो हमारा सिंबल है उसका फैसला पहले सुनाया। अगर सारी बातें देखें तो हमारी साइड जो है मजबूत है। तो हमारी ओर से होना चाहिए, हमारी अपेक्षा है। लेकिन अगर उनकी ओर से हुआ और कल जाकर ये डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या होगा। एक संसद में होती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे से इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।